उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं, जल्दी से सुन लेते हैं। उतना अच्छा है, जमहूरियत के लिए अच्छा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए अच्छा है। फिलहाल जो मैंने अपने साथियों से मौके पे बात की, भारी तादाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट पड़ रहे हैं हर इलाके से, और हम कामयाबी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। हमने देखा कि बुजुर्ग बूढ़े छोटे सब निकल रहे हैं सर। नहीं, अच्छी बात है। अब 10 साल से हम इस दिन का इंतज़ार करते आए। हमें तो समझ में नहीं आता कि 18 के बाद हमें इतनी देर जमहूरियत से अलग क्यों रखा गया, हमारा हक हमसे छीना क्यों गया। मुद्दे इस इलेक्शन में बहुत हैं। हमने कोशिश की कि मुद्दों के हवाले से हम लोगों से बात करें और उन्हें बताएं कि अगर 5 साल के लिए उन्होंने हमें अपनी कीमती वोटों से नवाजा तो हम उनके लिए क्या करेंगे। और अब 8 अक्टूबर तक इंतज़ार करेंगे, लेकिन अभी तक जो रिपोर्टें आ रही हैं अच्छी आ रही हैं। सर जो अभी नहीं निकले उनके लिए मैसेज कि निकलें, बाहर आएँ, अपने वोट का इस्तेमाल करें, अपने उम्मीदवार को चुनें और सोच समझ के अपने वोट का इस्तेमाल करें। आज तो कम से कम चलो शुक्र है, एक इंटरव्यू के हवाले से इंजीनियर रशीद साहब ने अपने ऊपर पर्दा हटा दिया है। उसने खुद कहा है कि उसके दरवाजे किसी के लिए भी खुले हैं। मतलब ये कि कल को अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो बीजेपी की मदद करेगा। इंजीनियर रशीद साहब अब जमात के साथ इलेक्शन मिल के लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर इंजीनियर रशीद साहब के दरवाजे बीजेपी के लिए खुले हैं तो जमात के भी दरवाजे बीजेपी के लिए खुले हैं। ये अपने आप में एक चिंता है और लोगों को इस पे सोच के अपना वोट इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं ये आपने सुना, और शाजिया में आप से इसी सवाल का जवाब भी लेना चाह रहा था। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि बीजेपी के दरवाजे तो इंजीनियर राशिद के लिए खुले हैं। वही बात बार बार दोहराई जा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। जवाब आपका। अच्छा, आप देखिए, दो तीन बातों का मैं जवाब देना चाहूंगी जल्दी से जी। जब कोर्ट इंटरिम बेल देता है और ये बाहर आते हैं तो क्या कहा जाता है कि बीजेपी करा रही है। जब यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं तब क्या कहा जाता है, तो ये तो कोर्ट मैंडेटेड है, तो कोर्ट को कभी शुक्रिया कह दो, कभी भाजपा पर डाल दो और कह दो कोर्ट्स बीजेपी के तहत काम कर रहे हैं। ये खुद देखिए इनकी बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जमात और इंजीनियर रशीद मिलकर लड़ रहे हैं चुनाव। अब आप बताइए, जमात पर प्रतिबंध हटाने की मांग तो पीडीपी और एनसी करता रहा है, हमने तो बैन हटाया नहीं इनके ऊपर। ये तो रजिस्टर्ड तौर पर भी नहीं लड़ रहे हैं, तो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। तो आप बताइए, एक तरफ नहीं तो इन संभावनाओं से आप इनकार करती है ना शाजिया जी, कि मान लीजिए चुनाव बाद ऐसी नौबत आई कि बीजेपी को सरकार बनाने के लिए इंजीनियर राशिद का साथ लेना पड़ा, तो नहीं लेंगे आप? नहीं, आप ये देखिए कि उमर अब्दुल्ला इतने घबराए हैं कि वो इंजीनियर रशीद को बीजेपी के साथ एक तरह से ट्रक कर रहे हैं, साथ डाल रहे हैं। ये दिखाता है कितने खौफजदा है वो, इतने खौफजदा है वो, क्योंकि वो ट्रॉमा जो था उनका, जिस तरह से वो हारे हैं, उससे उबर नहीं पाए हैं। और वो जानते हैं कि भाजपा से ही उनको खतरा है, तो वो सबको एक साथ डाल रहे हैं, ये जानते हुए कि इंजीनियर रशीद की सोच क्या है, लोग क्या जानते हैं उनके बारे में। जो भी उनकी लोकप्रियता है, जो मुझे लगता नहीं सही है, क्योंकि उनका सेंटिमेंट जो है। ठीक है अवधेश जी, कैसे देखते हैं आप? उमर अब्दुल्ला ने जिन बातों का जिक्र किया और ये जो कनेक्शन बार बार जोड़ने की कोशिश की जा रही है इंजीनियर राशिद और बीजेपी के बीच, देखिए ऐसा है कि जमाते इस्लामी वहाँ अलगाववाद और आतंकवाद दोनों की आइडियोलॉजिकल फाउंडर है। वो इवन फाइनेंस भी करती थी। तो गृह मंत्री अमित शाह ने 370 हटाने के पहले जमात पर प्रतिबंध लगाए और उनके लोगों के घरों पर छापे पड़े, उनके अकाउंट्स वगैरह हुए। लेकिन जमात से अब घाटी के लोगों का भी मोह भंग है कि भाई ये तो यही सब करते रहे हैं। तो लेकिन एक वर्ग उसको वोट दे रहा है, बहुत ज़्यादा आकर्षण नहीं है, ज़्यादा सीटों पर वो लड़ नहीं। मेरे ख्याल से 6-7 सीट हैं जो निर्दलीय के रूप में वो लड़ रहे हैं। और पीडीपी ने तो उनसे प्रतिबंध हटाने की मांग की है जी, और तो कर दी थी। देखिए इंजीनियर राशिद जो है, उनका जो मेरी समझ बनी है कि 2-3 सीटों पर प्रभावी तरीके से लड़ रहे हैं। बाकी जगह उनके अपोजिशन जो है अवामी इत्तेहाद पार्टी की वोट काटने को लेकर के है। इस समय जो ग्राउंड सिचुएशन है घाटी में जी, उसमें सबसे स्ट्रांग आज भी अच्छा या बुरा नेशनल कॉन्फ्रेंस है। उसके एक कैडर जो है अभी भी उसका एक बड़ा वर्ग उसके साथ है। भारतीय जनता पार्टी वहां घाटी में अभी भी उस पोजीशन में प्रभाव डालने में नहीं है। तो निर्दलीय उम्मीदवारों के पक्ष में थोड़े बहुत वोट जाएंगे, लेकिन वहां का एक वोटर जो है वो, जैसे पीडीपी की हालत बहुत खराब है, वहां से सूचना आ रही है ज्यादातर सीटों पर उनकी स्थिति ठीक नहीं है। बिल्कुल जाहिर है, ये बात आपने सही कही। और भारतीय प्रश्न जो आपका था कि देखिए जब अगर हंग असेंबली आएगी ना, तो उसमें एक-एक सीट का महत्व हो जाएगा, उसमें कौन किसके साथ जाएगा अभी बोलना ठीक नहीं है। बिल्कुल, सरकार बना
बनानी है तो आप चाहे आपस में लड़िए, लेकिन उस समय मिलजुल के सरकार बनाने की नौबत आएगी। अगर बीजेपी नंबर 1 पार्टी होती है जिसकी संभावना दिख रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस नंबर 2 होती है तो सरकार किसकी बनेगी वहां? ये तो एक सवाल है ही, ये तो एक बड़ा सवाल है ही। हम जल्दी से जम्मू का रुख करते हैं। अंकित भट्ट हमारे सहयोगी रामबन से हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, बात हो सकती है कुछ वोटर से? एक मिनट रुकना। बिल्कुल हो सकती है, मैं बात ही करा देता हूँ। 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है और कितने एक्साइटेड है वोट डालने के लिए? वोट डालने के लिए हम बहुत एक्साइटिंग हैं, पर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छा सा अच्छा स्कोप मिले, अच्छी सी अच्छी एजुकेशन मिले, क्योंकि एजुकेशन के मामले में रामबन बहुत पीछे है, हर चीज़ के लिए पीछे है। हम ये चीज़ नहीं बोलते हैं कि आगे है, हम चाहते हैं हमारा रामबन भी जम्मू कश्मीर के बीच में। आप कितने एक्साइटेड है वोट डालने को लेकर? बहुत एक्साइटेड है सर। 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, अच्छा लग रहा है हमें, अच्छा लग रहा है। अब देखेंगे आगे क्या। ये देखिए समीर, लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं। सबसे अहम बात समीर इन चुनावों की क्या है? धारा 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। लगातार जो पॉलिटिकल पार्टियां थी वो ये कह रही थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 और 35 से एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन क्योंकि ग्राउंड पे चाहे कश्मीर घाटी हो चाहे जम्मू हो, हमने कई लोगों से बात की, साफ तौर पे धारा 370 या फिर 35 से जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कोई मुद्दा नहीं है। हालांकि स्टेटहुड ज़रूर एक विषय हो सकता है। तीसरी अहम बात, जितने भी लोगों से हम बात कर रहे हैं, साफ तौर पे बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, इन चीज़ों को लेकर बात कर रहे हैं, इन चीज़ों को लेकर यहाँ पर वोट कास्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल अंकित, बने रहे आप हमारे साथ। और इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि जम्मू कश्मीर में सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। पुलवामा के नायरा पोलिंग स्टेशन पर लंबी लाइन लगी नजर आई। हमारे संवाददाता महराज अहमद की यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कि 10 साल के अंतराल के बाद जोश भी है और ज़रूरत भी थी इस चुनाव की, तो लोगों से जानना चाहेंगे कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं और कितना उत्साह है। यहाँ पे 10 सालों में कोई सरकार नहीं थी, आप सरकार चुनने जा रहे हैं, तो कितना शौक है आपको वोट डालने का? बहुत शौक है, बहुत शौक है, बहुत शौक है। क्या क्या मुख्य मुद्दे हैं यहाँ पे? यहाँ तो बहुत मुद्दे हैं। यहाँ तो बेरोजगारी का मुद्दा है, यहाँ से ये पावर का मुद्दा है, यहाँ तो बहुत मुद्दा है। आपको लगता है कि जो सरकार आएगी ये मुद्दे? नहीं लगता है, अगर अच्छा लीडर आएगा इंशाल्लाह करेगा हमारा काम, क्यों नहीं करेगा? आपको लगता है जो आपका उम्मीदवार आएगा ये समस्याएं दूर? इंशाल्लाह हमारी समस्याएं यही दूर करेगा। ये जरिए है, ये एक पिलर है उसकी डेवलपमेंट का, एक पॉलिटिकल प्रोसेस का, है ना, डेमोक्रेसी। इट इज़ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। यही डेमोक्रेसी का असली बात है। तो पहला जो है उसका ये मुद्दे जो होता है वो लोगों की बहबूदी होते हैं, लोगों की चुनी हुई सरकार होती है, उनकी मांगे होती है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स है, अनएम्प्लॉयमेंट प्रोसेस है, उसको मतलब ये उसका खात्मा करना है। आपको और हमें उम्मीद है कि जो हम नुमाइंदे चुनने जा रहे हैं ना, तो ज़रूरी है उनको हमारी बात आगे तक पहुंचानी होगी। यानी हमारे क्या मुद्दा यही है, अनएम्प्लॉयमेंट है या ये जो है बाकी आपको मालूम है क्या क्या यहाँ पर है ना, एक स्पेशल है, तो उनको ये करना है। तो विश्वास है लोगों में कि हमारे नुमाइंदे जो है, जो हम चुनने जा रहे हैं, तो हमारी बात को करेंगे, वो हमारी मसाइल को हल करेंगे।